देखिए आज 19 जून है और आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो पहला तो ये आता है कि इंडिया यूएसए रिलेशंस के बारे में एक न्यूज़ आती है, कश्मीर मेडिसिन इशू। मतलब क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ-साफ बोल दिया है कि हमें कश्मीर इशू के लिए किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। लाइक फ्रॉम रिजेक्टेड थर्ड पार्टी मीडिएशन ऑन कश्मीर जी7 समिट। जी7 समिट चल रही है, तो वहाँ पर मिले और उन्होंने साफ बोल दिया कि भई हमें कोई भी सब चीज़ें मेडिसिन नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रम्प को आप तो जानते ही हैं। ट्रम्प कई बार बोल चुके हैं कि मैंने लड़ाई रुकवा दी है, वो शायद नोबेल पीस प्राइज़ के लिए कुछ डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उनको बीच-बीच में वो कुछ बोल देते हैं कि मैंने न्यूक्लियर वॉर होने से रुकवा दिया है, कई सारी चीज़ें हैं और अपना वो पोर्ट्रे करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में टेंशन चल रही है, उनकी वजह से वो रुक गई है। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। सो दिस काउंटर प्रेसिडेंट ट्रम्प क्लेम अबाउट प्रिवेंटिंग इंडो-पाकिस्तान वॉर। हुआ क्या था, देखिए, जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 का, जहाँ पर करीब 80,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स ने सरेंडर किया था। वहाँ पर शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद। और एक हुआ था लाहौर डिक्लेरेशन 1999 में। तो इस साफ-साफ वाली बात की गई थी कि हम कुछ भी, अगर इंडिया पाकिस्तान में जो इश्यू चल रहे हैं, उनको बायलैटरली डिस्कस करेंगे, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हम लोग नहीं लेंगे। इंडिया उसी बात को भी एड्रेस करता है और साफ बोलता है, तो ये क्लियर कर दिया है भाई, ट्रम्प जो कुछ बोल रहा है बेकार की बातें हैं, कुछ है नहीं। अगर हम बात करें जी7 समिट के बारे में, देखिए थोड़ा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं इसपे। जी7 जो आया था 1970 में स्टार्ट किया गया था, ऐसे जी6 कंट्रीज के नाम से हुआ था, मतलब फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। तो दीज वर दी फाउंडिंग मेंबर्स फॉर दिस थिंग। फिर क्या हुआ, 1976 में जी6 को जी7 में एक्सटेंड कर दिया। क्यों? कनाडा ने ज्वाइन कर दिया। अभी तक यहाँ पर कनाडा नहीं है, पर यहाँ पर कनाडा ज्वाइन कर चुका था, ठीक है। तो 1976 में जी7 कर दिया गया। फिर क्या होता है, 1997 से लेकर 2014 का जो टाइम पीरियड है, लगभग 17 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं जी8 एरा। यहाँ पर क्या हुआ, रशिया को भी ऐड कर दिया गया। लेकिन जब रशिया की लड़ाई हुई यहाँ पर यूक्रेन की, तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया, भगा दिया जी8 से। अभी जी7 फिर से हो गया है, राइट? तो जी7 स्टार्ट हुआ, जी6 से स्टार्ट हुआ, जी7 बना, फिर जी8 बना, अब अल्टीमेटली जी फिलहाल जी7 है। वो वाली बात अलग है कि मोदी जी ट्रम्प बोल रहे हैं कि इसको चाइना को इंक्लूड कर दो, जी8 कर दो, जी9 कर दो, अलग पॉइंट है। बट फिलहाल के लिए इट इज़ जी7। अभी क्या हुआ 2025 में यहाँ पर जो समिट चल रही है, तो एड्रेस क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इन्फॉर्मेशन, पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बात चल रही है। होता क्या है कि जी7 में हम बात करें, इंडिया कोई मेंबर नहीं है, लेकिन एक तरह से ट्रेडिशन बना हुआ है पिछले 5-7 साल से कि जब भी जी7 की समिट होती है, तो इंडिया को स्पेशल इनवाइटी बुलाया जाता है, ठीक है? सो इंडिया पार्टिसिपेशन रिसेंट जी7 समिट सिग्नल्स ग्रोइंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल गवर्नेंस। अगर हम बात करते हैं कि जी7 जो समिट हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है कनाडा में। तो ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे कि इट इज़ हैपनिंग इन कनाडा। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जी7, जी8, जी20 में क्या डिफरेंस है? ठीक है, जी7 के अंदर जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, यूएस है, इटली है, जापान है। ऐसे ही अगर हम जी7 में अगर हम रशिया को ऐड कर दें, इट विल बिकम जी8, ठीक है? और अगर जी8 में जाके अगर हम लोग 12 कंट्रीज़ और ऐड कर देते हैं, टर्की, ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जी20, ठीक है? इसमें इंडिया भी अपना काउंट होता है। जी20 की समिट जो इंडिया में हुई थी, वहाँ पर बात की गई थी कि हम लोग अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड करेंगे, तो जी20 जी21 हो जाएगा, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या चल रहा है। फिर आता है कि ऑपरेशन सिंधु, ये न्यूज़ में है। हुआ क्या है कि आप जानते हैं कि इज़राइल ईरान में लड़ाई चल रही है, तो जब लड़ाई होती है, तो जो इंडियंस हैं वहाँ पर फँसे हुए हैं, उनको निकालना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। सो इंडिया डिप्लॉय फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल अगेंस्ट इज़राइल। अब मान लीजिए इतनी बड़ी मिसाइल ही यूज़ की जा रही हैं, तो क्या इसका मतलब क्या होगा? दिस इंडिकेट्स सिग्निफिकेंट मिलिटरी एक्सेलेरेशन। तो कहीं न कहीं वॉर की सिचुएशन बन सकती है। इंडिया ने सिंपल बोला है कि वी आर गोइंग टू लॉन्च द ऑपरेशन सिंधु टू इवैक्यूएट सिटीजंस फ्रॉम ईरान, कि जो सिटीजंस इंडिया के हैं, ईरान में फँसे हुए हैं, उनको बाहर अपने कंट्री में लेके आने के लिए। फॉलो टेम्पलेट ऑफ प्रीवियस इवैक्यूएशंस। सो यहाँ पर क्या हुआ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, अभी दिखाऊँगा मैं कहाँ पर है, रिमेन्स क्रूशियल फॉर इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी। मोस्ट क्रूड ऑयल इम्पोर्ट पास थ्रू दिस चॉक पॉइंट। ठीक है, जब भी लड़ाई होती है इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी बन सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कनेक्ट्स बोथ टू बॉडीज़, तो पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। अब सोच के देखिए, यहाँ पर जितना भी इम्पोर्ट जाता है, कुवैत से हो, इराक से हो, सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान, इन सबको जो भी जाता है, वो यहाँ से निकल के जाएगा, ठीक है? अगर इसको इन चोक कर देंगे तो क्या होगा? अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, फ्यूल के प्राइसेज़ बढ़ जाएँगे, और यही हो रहा है पिछले 7-8 दिनों 20% प्राइस बढ़ चुके हैं फ्यूल के। तो यही चीज़ आती है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें कुछ और बात भी करेंगे। इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक ट्रोस में क्या बात की जा रही है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि
एक हरदीप सिंह निज्जा का केस था, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, वो इंडिया को टारगेट करते थे, खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी बातें बोलते थे, तो इंडिया और कनाडा के रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। अभी क्या हुआ है कि G7 की जो समिट चल रही है, पीएम मोदी ने जो मिले हैं पीएम जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, मार्क कार्ने, तो G7 समिट में मिले हैं, उन लोगों ने बात की है कि भाई हम लोग ठीक है, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हमको फिर से रिन्यू करते हैं, फिर से हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हाई कमीशन थे उनको फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। सो ये कहीं वाली बात की जाती है, टेंशन चल रही थी, उनको हम लोग फिर से इसको ठीक करेंगे। सो यहाँ से खराब हुए थे कैनेडा टॉलरेंस ऑफ प्री खालिस्तान ग्रुप स्टैंड बायलैटरल टाइड सेवरली, तो यहाँ पर वो चीज़ होती है। इवन आज भी कुछ वीडियोस वगैरह आप देखे होंगे कि कनाडा के अंदर प्रो खालिस्तानी चल रही होती है, इंडियन की फ्लैग को लाइक डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, मोदी जी को लाइक गलत तरीके से दिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कनाडा को समझना चाहिए कि भाई दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द इंटीग्रल एंड द एक्सटर्नल लाइक सॉवरेनिटी फॉर द इंडिया। तो इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है, लेकिन यही है डिप्लोमेसी में चलता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर है, सो ये प्राइम मोदी जी हैं और ये मार्क एंटनी, ठीक है यहाँ पर। फिर क्या हुआ है करंट अपडेट में है, कलकत्ता हाई कोर्ट एंड एमजी नरेगा इशू इन वेस्ट बंगाल। हुआ क्या है देखिए कि एमजी नरेगा सेंट्रल स्कीम है, और ये क्या काम करती है, ये जब लॉन्च की गई 2005 में लॉन्च की गई थी, और ये हर पर्सन को लाइक अनस्किल्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, आपको पढ़े लिखी बात नहीं कर रहे हैं, कि 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है कि किसी भी आदमी को या किसी पर्सन वुमेन को 100 डेज काम करने की ये उसका राइट है, 100 दिनों से काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज स्टेचुटरी राइट। हुआ क्या था कि वेस्ट बंगाल में काम चल रहा था, लेकिन वहाँ पर क्या था, ये हुआ कि करप्शन और ये जो कार्ड है वेरिफिकेशन थोड़ा इश्यूज आए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग रोक दी। अब क्या हुआ, कोर्ट ने इंटरवीन किया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि भाई आपकी जो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इससे नुकसान किसको हो रहा है, गरीबों को हो रहा है। सो इट इज सेंटर फॉर पनिशिंग पुअर वर्कर्स। तो ये थोड़ा सा अपडेट है, एमजी ने फुल डिस्कस कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। फुल फॉर्म क्या है इसकी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एंड 2005 में आई गई थी ये, और आप देखिए 20 साल लगभग इसके होने वाले हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आती है। फिर आता है कि अमेंडमेंट टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट CLND। ये मैंने डिस्कस किया था टॉपिक 2 दिन पुराने वीडियो में, पूरा चीज़ समझाई थी कि इंडिया में इशू क्या चल रहे हैं, कि जो एटॉमिक एनर्जी है 1962 की, ये रेस्ट्रिक्ट करता है न्यूक्लियर एनर्जी को पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए। तो साहब बोलता है मतलब क्या है, NPCI नेशनल NPCL फॉर्म किया, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, सिर्फ यही न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कर सकता है। अब क्या हुआ कि सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ये इंडिया ने बनाया, उसमें साफ साफ बोल दिया कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टू द सप्लायर्स। मतलब क्या है कि देखिए दिस इज अवर इंडिया, और यहाँ पर मान लीजिए बनाना चाहते हैं, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या सप्लायर होगा एक। सप्लायर क्या काम करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, सामान करेगा, इक्विपमेंट भेजेगा, टूल्स टेक्निक वगैरह सब कुछ साइन करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर एक इंडिया अपना है, यहाँ पर पावर प्लांट है, सप्लायर है, इसने सामान दे दिया, और एक होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या काम करता है, चलने का काम करता है, ठीक है। बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि सप्लायर ने सारा सामान दे चेक कर लिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। बट अकॉर्डिंग टू द सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में ये बोला गया है कि अगर कुछ गलत तरीके से सामान देता है, या फिर एक खराब सामान दे दिया, या फिर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का कुछ भी टूल्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, तो सप्लायर को लायबल होना पड़ेगा। मतलब उससे हम लोग इंश्योरेंस के पैसे मांग सकते हैं, उससे हम लोग जो डैमेज हुआ उससे पैसे मांग सकते हैं। कितने मांग सकते हैं? 15,000, 1500 करोड़ की बात चल रही है। इसकी वजह से क्या था कि जो भी सप्लायर से जो फॉरेन एंटिटीज हैं, वो इंडिया में काम करने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। तो अब इसको काम के लिए फॉरेन वेंडर्स फाइंड डिप्लोमेट प्रॉब्लमेटिक। तो इसलिए बोला गया है, अभी जो अभी रिसेंटली वाली बात की गई है कि जो नया सेशन होने वाला है, मानसून सेशन, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें एक्ट में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब क्या चेंज होगा हम तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा, गवर्नमेंट में अमेंड एक्ट टू अलाउ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दिस वुड ट्रांसफॉर्म एनर्जी इंडियाज एनर्जी प्रोडक्शन लैंडस्केप, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उत्तराखंड में, ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 12 साल में 14 बार हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर बोले जाते हैं कि ये पूछा जा सकता है, लेकिन क्या-क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए रिस्की वेदर है, क्योंकि यहाँ पर ये हिमालयन स्टेट्स में आता है, तो यहाँ पर पता नहीं चलता है कब ज़्यादा लाइक टॉरेंशियल रेनफॉल हो सकती है, बादल फट सकता है, बहुत बारिश आ सकती है, या फिर विंड स्पीड वगैरह देखने को मिल सकती हैं। चैलेंजिंग ट्रेन है, सीधी तो है नहीं, हिमालयन स्टेट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी क्या चीज़ है। एंड वीक ओवरसाइट, और ज़्यादा दूर का दिखाई भी नहीं देता है, लाइक क्लाउड्स आ गए या फिर ये सब चीज़ें हो गई, तो दिखता नहीं। सो दिस आर द मेन इश्यूज। और ये पिलग्रिम 1000 रिलाई ऑन द हेलीकॉप्टर सर्विस केदारनाथ एंड अदर हिमालयन पिलग्रिम्स एनुअली। अब देखो मैं दिखा देता हूँ कि केदारनाथ क्या है। जैसे दिस इज अ मैप, और देखिए देहरादून है, देहरादून से आप जाते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए,
फिर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ से रुद्रप्रयाग होते हुए यहाँ देखेंगे कि 17 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर, 14 किलोमीटर उपाक्षी गौरीकुंड से होते हुए। अब एक तरीका है क्या, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ तक जाइए, यहाँ जाने के बाद यहाँ पर गौरीकुंड से जाइए, उसके बाद आप जंगल से होते हुए यहाँ ट्रेकिंग करते यहाँ पहुँच जाएँगे। बट सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, जो बूढ़े हैं, बच्चे, वो कैसे करेंगे? क्योंकि सर्विसेज़ होती हैं कि या तो देहरादून से हेलीकॉप्टर सर्विस ले सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं फाटक तक, या फिर वहाँ से दूसरी सर्विस ले सकते हैं हेलीकॉप्टर से राइट, यहाँ से भी जा सकते हैं, डिपेंड आपका बजट और आप कितना कुछ चाहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब मान लीजिए अगर ऐसा कुछ अटैक हो, कुछ अगर डिज़ास्टर होते हैं तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ खत्म होती है, और केदारनाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट है इंडिया के लिए। तो एक सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें को बचाने की ज़रूरत है। फिर एक अपडेट आता है कि ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट मेला इन दिल्ली। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट फेयर फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, दिस एम टू क्रिएट इंक्लूसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज। हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इवन ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 ये साफ साफ बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, लेकिन पेपर पर तो है, लाइक इट इज अवेलेबल ऑन द पेपर, बट इन रियलिटी ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हैं अभी तक भी। तो इम्प्लीमेंटेशन रिमेन वीक अक्रॉस सेक्टर्स। तो अगर ये लगाया जाता है, मेला लगाया जाता है, फेयर लगाया जाता है, फेस्टिवल हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे क्या होता है, अवेयरनेस क्रिएट होती है, लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सो डॉक्यूमेंटेशन इशू प्रिवेंट मैनी फ्रॉम द एक्सेसिंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन कंपाउंड द प्रॉब्लम। बहुत सारी चीज़ें हैं, लैक ऑफ एजुकेशन है, लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं, और लोगों का स्टीरियोटाइप है, माइंडसेट अच्छा नहीं है, डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं। सो ये सब चीज़ें हैं। ट्रांस मिल एम्प्लॉयमेंट मिला 2023 का है, बट ये ऐसा ही है 2025 का भी। मुझे एक्चुअली इमेज ये मिली थी, मैंने डाल दिया। फिर आता है किलाड़ी। देखिए किलाड़ी एक्सकवेशन ये न्यूज़ में है, एंड पॉलिटिकल टेंशन क्या है? देखिए क्या हुआ है, किलाड़ी फाइंडिंग सजेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन अराउंड 6th सेंचुरी बीसी। ये गाँव है, इट इज़ अ विलेज तमिलनाडु में। और यहाँ पर क्या है कि जैसे इंडियन साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, ऐसी साइट देखने को मिली, लेकिन इसको पब्लिक नहीं किया गया है। तो ये माना जाता है कि जो यहाँ पर जो साइट्स हैं ये कंटेम्परेरी हैं इंडस वैली फेज़ की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सो तमिलनाडु डिमांड रिलीज़ ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 5th एक्सकवेशन रिपोर्ट। तमिलनाडु सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो जो रिपोर्ट बनाई है, उसको पब्लिक डोमेन में डालो। सो दिल्ली हैज़ स्पार्क्ड पॉलिटिकल टेंशन्स। सो यहाँ पर आता फाइंडिंग चैलेंजेस नॉर्थ साइंटिफिक सिविलाइजेशन नैरेटिव। इसका नुकसान ये होगा कि इंडिया में एक चीज़ देखी जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब अगर मान लीजिए साउथ में से कुछ मिल जाती है, तो कहीं न कहीं उसकी वैल्यू कम होगी। सो फ्यू रीजनल आइडेंटिटी एसोसिएशंस इन साउथ इंडिया। मैं आपको दिखा देता हूँ इनमें, ये सब चीज़ें आप इसकी रियल जाकर देख सकते हैं, जो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। फिर यहाँ पर एक एथिक क्वेश्चन बनता है कि वेदांत वर्सेस मोहनलाल वाइल्ड लाइफ लॉ ऑफिस। देखिए है क्या, एक एक्ट आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें ये बोला गया था कि जब एक्ट पास होगा तो विदिन 30 डेज़, आई थिंक 30 डेज़ का ही है, जो भी पोजीशन है आपको, मतलब ऐसा रिमेन्स है कोई एनिमल के, कोई टस्क है, कुछ उसके टीथ हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा वार्डन को कि भाई हमारे पास ये सामान चीज़ ये सब है, और हम इसको पोजेस करते हैं। अब ये एक्ट तो पहला आया था 1972 में। वो क्या गया है कि जो ये वेदांत थे, इनके पास लेपर्ड का एक टीथ था, उन्हें गले में डाल रखा था, ये रैपर हैं। तो जैसे ही पता चला, इसको इनके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दी वेदांत के ऊपर, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कि भई आप ऐसा नहीं रह सकते हो। अब हुआ क्या, मोहनलाल जो हैं बहुत ही फेमस एक्टर हैं केरला के, उनके पास क्या है, आई थिंक 2 टस्क हैं, मतलब दाँत हैं, आइवरी हैं। 2 आइवरी 2 हैं या 4 हैं, एलिफेंट आइवरीज़ हैं। तो अब ये बोला जा रहा है, उनको पता चला कि भई इस जब रेड हुई, चेक करा, तो अब ये क्या है, केरला जो गवर्नमेंट है वो ये डिमांड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें कुछ ना रिलेक्शन दे देना चाहिए। सो रेपर विधान फेस लीगल एक्शन फॉर पोजेसिंग एलिफेंट टस्क। एक्टर मोहनलाल डिस्पाइट सिंगल पोजीशन अवॉइड प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पर आता है, सो एथिकल क्वेश्चन क्या बनता है, द सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट अंडरमाइन रूल ऑफ लॉ। भाई अगर जो रूल ऑफ लॉ बना हुआ है वो सभी के लिए सेम होना चाहिए, कि ऐसा क्या है कि जो एक पर्सन के लिए नहीं है, दूसरे के लिए बिल्कुल ज़्यादा रिलेक्शन दे दी गई है। अगर आपको यही सब करना तो पहले करना चाहिए था। अब वो ऑफ कोर्स केरला गवर्नमेंट ये बोल रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऐसा हमारा कुछ है नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पास किए जाते हैं, तो नहीं कराए गए हैं, तो हम वापस ला लेंगे। लाइक मान लीजिए कि जो विलेज में रहते हैं तो वैसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ऐसा सब कुछ ज़रूर डाल सकते हैं, तो नहीं व्यू पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सो एथिक्स का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, हाउ ऑफिस शुड ऑफिशियल हैंडल इन्फ्लुएंस इन एनफोर्समेंट। सो केस डिमॉन्स्ट्रेट टेंशन बिटवीन डिस्कशन पावर एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रिंसिपल। सो ये दिखाता परफेक्ट केस स्टडी फॉर द एथिक्स पेपर ऑन जस्टिस, इम्पार्शियलिटी एंड अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन। सो आई होप कुछ सीखने को मिला होगा, और प्लीज़ अगर आपको इस तरह का इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए मुझे, सो दैट कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ। काफ़ी मेहनत लगती है सुबह उठ के सारे काम करने, बट ठीक है, मैं ही पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए, दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? सो थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।